नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पाले। सुबह के 11 बज चुके हैं। आपके साथ हाजिर हैं हम धुआंधार खबरों के ताजा तरीन बुलेटिन को लेकर। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। अगले 1 घंटे तक खबर जहां होगी, जैसी होगी, आपको मिलेगी अभी अभी। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, चाहे कोई हो शहर, हर बड़ी खबर नॉन स्टॉप पहुंचेगी आप तक। और आज खबरों में बात करेंगे हम बगावत के तूफान से टीएमसी में कैसे हड़कंप मचा है, सांसदों से विधायकों और पार्षद तक क्यों हो गए हैं बागी, क्या आज सीआईडी के सामने पेश होंगे अभिषेक बैनर्जी? कौन होगा मोहाली का नया मेयर, आज हटेगा नाम से पर्दा। जमानत मिलने के बाद क्या आज सामने आएंगे खान सर उर्फ फैसल खान। बिहार के बेगूसराय में कैसे चिल्ड्रन अस्पताल में लगी आग और कहां तक पहुंची खाड़ी की जंग, क्या ट्रंप की सुनेंगे नेतन्याहू। और बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टूट के कगार पर पहुंच चुकी है। कल टीएमसी के 20 सांसदों ने अलग गुट बनाने का दावा किया था, जिस पर ममता कैंप की ओर से सवाल उठाया जा रहा है। अब से थोड़ी देर में ममता के समर्थक सांसद कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इस दौरान वो बागी सांसदों के दावे और अपनी रणनीति के बारे में खुलासा कर सकते हैं। कल टीएमसी के बागी सांसदों ने पहले बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक की, फिर शाम को टीएमसी सांसद शताब्दी राय के घर पर भी बैठक हुई। टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार का दावा है कि उनके पास 20 सांसदों का समर्थन है। काकोली घोष ने इन सांसदों की हस्ताक्षर वाली चिट्ठी तैयार होने का दावा किया है, जबकि कीर्ति आजाद इस दावे को खारिज कर रहे हैं। कीर्ति आजाद के मुताबिक बागी कैंप के पास 13 से 14 सांसदों का समर्थन हासिल है। हालांकि सांसदों के बगावत पर अभी तक ना ममता कुछ बोली है, जबकि उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी ने कोई बयान दे ही दिया है। जबकि दोनों नेता इंडी अलायंस की बैठक के लिए कल दिल्ली में ही मौजूद थे। ममता बनर्जी का कैंप एक्टिव है तो टीएमसी के बागी भी फुल अटैकिंग मोड में हैं। थोड़ी देर में टीएमसी के बागी सांसदों की भी बैठक होनी है। हालांकि इन बागी सांसदों ने साफ किया है कि उन्हें अभी लोकसभा स्पीकर से मिलने का वक्त नहीं मिला है। कल टीएमसी के बागी सांसदों ने दावा किया कि उनके पास 20 सांसदों का समर्थन है। काकोली घोष ने कहा कि स्पीकर को भेजने के लिए लिखी गई चिट्ठी पर 20 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। हालांकि बागी सांसदों में एक शताब्दी राय थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी हैं। अभिषेक बैनर्जी यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी, ये लोग आईना साफ करते रहे। अगर कोई सच का सामना नहीं करना चाहता है तो उसको भगवान भी नहीं बचा सकता। और ये बात केवल टीएमसी की इंटरनल अंदरूनी बात है। सवाल ये पैदा होता है कि 60 से अधिक विधायक भी आज तृणमूल कांग्रेस को असली तृणमूल कांग्रेस बोलकर ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी से दूर हट रहे हैं। और अब सांसदों ने भी ये निर्णय लिया है कि वो तृणमूल कांग्रेस जो अभिषेक बैनर्जी वाली है उसके साथ नहीं चल सकते। अब किसी को डिनायल मोड में रहना है, डिल्यूजनल मोड में रहना है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी 20 में से 6 सांसदों ने हस्ताक्षर से इनकार किया है। बीजेपी का ऑपरेशन लेटर लोटस, ये उस पर सवाल खड़े किए गए। तो कीर्ति आजाद की ओर से पूछा गया था कि आखिर हस्ताक्षर करने वाले 20 सांसद कौन हैं, और उसके बाद 20 में से बताया जा रहा है कि जो 6 सांसद हैं उनके नाम को लेकर सवाल उठाया गया है। तो इनको बताना चाहिए ना कि वो 20 एमपी कौन से हैं, उनके सिग्नेचर कौन से 20 लोग हैं जो अलग हो गए हैं। लिस्ट तो ये देंगे ना ऑफिशियली। अब कहने के लिए तो मैं उड़ा दूं हवा के 22 एमपी मेरे साथ हैं, तो मुझे बताना तो पड़ेगा ना 22 कौन है। कोई भी कुछ कह सकता है, 28 में 22 मेरे पास है, 23 मेरे पास है, मैं बोल दूं तो। इतना मुझे मालूम है कि 12 लोग गए थे मिलने, उसके बाद 2-3 लोग और गए हैं शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई के साथ। 12 लोग वहाँ पे भूपेंद्र यादव के यहाँ मिले थे। तो ये तो मालूम है कि ये सब बीजेपी कर रही है। वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी भी आए हुए थे, पहले से बैठे हुए थे, और 12 एमपी गए हैं शुरू में। चिट्ठी में 20 लोगों ने हस्ताक्षर किया है, 20 लोगों साथ थे। जो कह रहे हैं वो वहाँ नहीं थे, इसलिए जो फजूल की बातें को मैं जवाब नहीं दूंगी। ममता बनर्जी की पार्टी के लोकसभा में 28 सांसद हैं। पार्टी से अलग होने के लिए 2/3 यानी 18 सांसदों की एक साथ आना जरूरी है, लेकिन पार्टी के खिलाफ जाने के
तादाद जो सांसदों की है वो गुट में 20 सांसदों का दावा बागी गुट की तरफ से किया जा रहा है। काकोली घोष इस गुट की लीडर हैं। काकोली 20 सांसदों के अपने साथ होने का दावा कर रही हैं। बागी गुट काकोली घोष को चीफ विप बनाना चाहते हैं, जबकि ममता बनर्जी ने कल्याण बनर्जी को लोकसभा में चीफ विप नियुक्त किया है। इसी से नाराज होकर काकोली घोष ने टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। We are 20 MPs who have requested Honorable Speaker for separate seating, and we will be working in conjunction of the central and state government for development of West Bengal, and we are against the lawlessness, misgovernance and unemployment in the state of West Bengal over the past few years. Law and order was not optimum. The pressure was too much on the government officers to work according to whims and fancies of certain leadership, which is not congenial working atmosphere for development of a state. And now the people's verdict have proven what I am trying to tell you. So we want to work for the development of the state and for national interest and safety security of the nation. That is why तो क्या चल रहा है? क्या वाकई टीएमसी के सांसदों में भी टूट होने जा रही है? क्या वाकई 20 सांसद जो हैं एक गुट बना करके स्पीकर ओम बिरला से एक अलग गुट की मान्यता की मांग कर रहे हैं? शोएब रजा इस पर और ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, कितनी देर में कीर्ति आज़ाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करने वाले थे, वो कितनी देर में होनी है और क्या चल रहा है, ज़रा डिटेल में बताइए। बिल्कुल, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो चुकी है। मैं उन्हीं के घर पर हूं, कल्याण बनर्जी के घर पर ही, और अंदर पीसी चल रही है। वो अपनी बात रख रहे हैं और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये तो जो तमाम चीज़ें हैं वो धोखे में रखकर और तमाम जो भी आरोप है वो उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर। लेकिन ये सच है कि टीएमसी हुसैन टूट गई है। कल भी हमने पूरे दिन दिखाया किस तरह से, चाहे काकोली घोष हो या शताब्दी रॉय की बात करते हैं, तमाम जो नेता है वो खुलेआम बगावत करते हुए दिखाई दिए। काकोली घोष की तरफ से बयान आ गया कि उन्हें उम्मीद नहीं, वो पिछले कई दशकों से पार्टी के साथ जुड़ी रही, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो टीएमसी को छोड़ दे, वो यहाँ नहीं रहना चाहती। तमाम तरह की जो बातें उनकी तरफ से कही गई। अब हमें जो जानकारी मिल रही है कि और भी सांसद लगातार जो बगावती गुट है उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। अभी हमें नदीमुल हक की जानकारी मिली है, जो राज्यसभा सांसद भी है टीएमसी के, वो भी अब बीजेपी की तरफ उनका झुकाव हो रहा है और खबर यहाँ तक है कि शायद वो इस्तीफा दे सकते हैं। कल भी हमने देखा था कि इस्तीफा दिया गया था राज्यसभा सांसद के द्वारा, सुखेंदु राव के द्वारा, और आज हो सकता है कि आने वाले दिनों में ही नदीमुल हक भी ये कदम उठाए। इसके अलावा साजिदा एक लोकसभा एमपी है, उनकी तरफ से भी अब वो भी संपर्क से एक तरीके से बाहर हो गई है टीएमसी के। तो ये कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने भी उस खत पर या उस लेटर पर दस्तखत कर दिए हैं जो स्पीकर को दिए जाने वाला है। तो कल हमने 10 सांसदों की गिनती की थी। मुख्यमंत्री खुद शुभेंदु अधिकारी शताब्दी रॉय के घर पर पहुंचे थे शाम के वक्त। वहां 9 टीएमसी के सांसद मौजूद थे। 10 काकोली जो घोष है वो खुलेआम कह रही है, तो 10 सांसद तो ये थे। इसके अलावा ये लगातार बात कही जा रही थी और भी ऐसे सांसद हैं जिनके लेटर है, लेकिन जो टीएमसी है वो ये कह रही है कि 20 तक तादाद नहीं पहुंच रही। अब इसी पर बात अटकी हुई है, क्या वाकई 20 नंबर है, 19-20 जो नंबर कहे जा रहे हैं वो नंबर है भी इस बगावती गुट के पास या नहीं। लेकिन आज हमने जो एक हमारे सूत्रों से जो आई थी खबर, जिसमें हमने 18 नाम चलाए थे, 18 में से एक 19वां नाम जो जिसका हम ले रहे थे शहजादा अहमद। तो जो सजदा अहमद है, उनका नाम है सजदा अहमद, उल्बेरिया से हैं। तो सजदा अहमद का भी नाम बताया जा रहा है इंक्लूडेड है। आप कह रहे हैं कि वो फिलहाल संपर्क से बाहर हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए 19 तो वैसे ही हो चुके हैं। इसके अलावा जो शत्रुघ्न सिन्हा, उनके बारे में कोई जानकारी मिली है कि, क्योंकि उनसे कुछ भी अभी तक सुना नहीं गया है, वो भी एक अहम चेहरा है और अभी तक उनकी ओर से भी साफ नहीं हुआ है कि वो किस तरफ है। बिल्कुल, देखिए शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर अभी किसी तरह की ये जानकारी नहीं है क्या वाकई वो दीदी का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसे वक्त में क्योंकि पहले वो बीजेपी में थे, सबको पता है बीजेपी से सांसद वो रहे हैं, लेकिन उनकी जो दूरियां है बीजेपी से बढ़ती चली गई। बाद में दीदी ने उनका हाथ थामा और वो संसद में पहुंच गए।
तो ऐसे वक्त में जब ये स्थिति है कि एक तरफ दीदी को चुनना है, दूसरी तरफ जो कई लोग हैं वो बगावती गुट बना चुके हैं, ऐसे वक्त में शत्रुघ्न सिन्हा पर भी नजर है। हालांकि अच्छा शोएब, एक बात बताइए कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यहाँ पर कीर्ति आजाद और कल्याण बनर्जी, यूसुफ पठान भी, क्या वो ये बता पाएंगे कि अगर उनका कहना है कि 10 से 12 अगर बागी हुए हैं तो बाकी उनके साथ कौन कौन लोग हैं, उसकी लिस्ट दे पाएंगे? बिल्कुल, ये सवाल अब पत्रकार उनसे पूछेंगे, हम भी पूछने की कोशिश करें क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई है। क्योंकि सवाल यही है कि अब परेड ही एकमात्र, या आपको दस्तखत किया हुआ लेटर या सामने आपको दिखाना पड़ेगा कि हमारे साथ इतने सांसद हैं और बगावती गुट के साथ इतने सांसद हैं। 28 लोकसभा में से यकीनन अगर 19 या 20 सांसद जो दावा किया जा रहा है काकोली घोष के जरिए कि हमारे साथ है, वो अगर वहां पर पहुंच जाते हैं तो फिर मान लीजिए कि कोई राजनीतिक जो वजूद है वो बहुत ज़्यादा उस पर डेंट लगने वाला है टीएमसी के। और अगर यहाँ पर, क्योंकि कल सीएम का पहुंचना शोएब जो है शताब्दी रॉय के घर, दिलचस्प तो इस किस्म बात के को दिखाता सिचुएशन है कि ममता बनर्जी के खेमे में एक तरह की भगदड़ सी मची हुई है। कब किसका फ़ोन जो है वो नॉट रीचेबल हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल विजय लक्ष्मी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय लक्ष्मी, आपकी ममता बनर्जी से या फिर अभिषेक बनर्जी से किसी तरह की कोई बातचीत हो सकी? क्योंकि विधायकों के धड़े में पहले ही टूट हो चुकी है, अब सांसदों का एक गुट बागी हो रहा और दावा ये किया जा रहा है कि 20 लोग एक बड़ा धड़ा बना करके एक अलग गुट की मान्यता की मांग कर रहे हैं। देखिए हुसैन, ममता बनर्जी कल दिल्ली में थी इंडिया अलायंस की बैठक के लिए, और कल उनके एक बहुत करीबी नेता से जो मेरी बात हुई थी, तो वो करीबी नेता का मानना था कि केवल 10 एमपीज़ हैं जो उस तरफ जा सकते हैं, और उनका ये भी कहना था कि उस 10 में से भी उनको पूरी उम्मीद है कि 4 से 5 सांसद जो हैं वो बीजेपी नहीं जाएंगे, वापस आ जाएंगे। और इसके पीछे उनका लॉजिक था कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो सांसद हैं, जो मुस्लिम सांसद हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा जनता को फेस करना अगर वो बीजेपी या एनडीए का दामन थामते हैं। लिहाजा जो टीएमसी के ममता बनर्जी के करीबी जो नेता हैं वो ये दावा कर रहे थे कि इनको वहाँ की राजनीति जो है वो सूट नहीं करेगी, आगे की राजनीति जो है इनकी खत्म हो जाएगी, लिहाजा इनको वापस आना पड़ेगा। बाई इलेक्शंस भी अगर होते हैं तो ये लोग जीत नहीं पाएंगे। ऐसे में पूरी उम्मीद जो है ममता बनर्जी का धड़ा जता रहा था कि ये जो 19 सांसदों या 20 सांसदों का दावा किया जा रहा है इतनी बड़ी संख्या नहीं होगी। उनके मुताबिक 5 से 7 एमपीज की ही संख्या है जो बीजेपी का रुख कर सकते हैं। लेकिन काकोली घोष से भी कल रात को हुसैन जब हमने बात की तो वो पूरी तरह से आश्वस्त थी, वो कहीं से भी नहीं लग रही थी कि उनके पास आंकड़ा नहीं है। और जब उनसे कहा गया कि ममता बनर्जी का जो करीबी धड़ा है वो ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि 13 से ज़्यादा सांसद आपके पास नहीं है, तो उन्होंने कहा क्या वो ज्योतिष हैं, क्या वो वहाँ पर थे जब हम लोगों ने हस्ताक्षर किए? और उन्होंने ये दावा किया कि उनके पास हस्ताक्षर हैं ये तमाम सांसदों के, और उन्होंने अपनी दलीलें भी दी कि क्यों ये जो सांसद है, ये जो धड़ा है 20 सांसदों का, ये टीएमसी से अलग होकर के अपना एक अलग अस्तित्व जो है वो बनाना चाहता है। जो बात है टेक्निकली हुसैन वो तब आएगी जब परेड होगी इनकी। अभी लेटर तो वो वहाँ पर सबमिट कर देंगे, उसके बाद जब सेशन होगा तो उसके बाद वहाँ पर उनको 20 सांसद जो हैं उसकी मौजूदगी जो है वो ज़रूरी है। अभी तो सिर्फ उनको इंटीमेशन जो है लोकसभा स्पीकर को देना पड़ेगा एक लेटर पर साइन करा के कि हम अपने बारे में पूरी जानकारी देते हुए कि हम 20 हैं, हम 2/3 से ज़्यादा हैं और अब हम यहाँ से हट करके ये हमारा आगे की रणनीति है। उसके बाद जब हेड काउंट होगा या जब परेड होगी तब ये बहुत जरूरी होगा कि 20 के 20 सांसद जिनकी दावेदारी की जा रही है वो उस समय जो अटकलें लग रही हैं उन अटकलों के साथ एक बार जल्दी से मैं जरा नाम बता देता हूं जो नाम आ रहे हैं। देव अधिकारी है, जून मालिया है, अरूप चक्रवर्ती है, जगदीश बासुनिया है, अबू तायर है, खलीलुल रहमान है, शताब्दी राय है, असित माल है, काकुली घोष दस्तीदार है जो लीड कर रही है, पशुन बनर्जी है, उसके बाद कालीपत सोरेन है, इसके अलावा शर्मिला सरकार है और साथ में बापी हलदार, मिताली बाग, प्रतिमा मंडल, रचना बंदोपाध्याय, यूसुफ पठान और पार्थ बॉम्बे के साथ सजदा अहमद में यूसुफ पठान। ये मैंने 19वां नंबर भी बोल दिया उलबेरिया के साथ जो 19 दावा किया जा रहा है। चलिए विजय लक्ष्मी और शोएब आप बने रहिए, आपके पास हम दोबारा लौट कर आएंगे। टीएमसी पर टूट का खतरा मंडरा रहा है तो अभिषेक बनर्जी की कानूनी मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। विधायकों के फर्जी दस्तखत के मामले में सीबीआई ने आज एक बार फिर से तीसरी बार समन देकर 5 बजे शाम को उनको पेश होने के लिए बुलाया है।
लेकिन अभिषेक बनर्जी हाईकोर्ट में केस लंबित होने का हवाला देकर सीआईडी के सामने पेश होने के लिए वक्त मांग चुके हैं। कल सीआईडी की टीम जब कोलकाता में अभिषेक के घर समन देने पहुंची तो वो घर पर नहीं थे, वो दिल्ली में थे, इसीलिए सीआईडी की टीम अभिषेक के घर पर नोटिस सर्व कर लौट आई है। अब आज शाम तक अभिषेक को पूछताछ के लिए सीआईडी के ऑफिस में पेश होने के लिए कहा गया है। पूछताछ के लिए अभिषेक बनर्जी को तीसरा नोटिस है। अगर अभिषेक आज भी पूछताछ में शामिल नहीं होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हालांकि ममता बनर्जी के करीबी नेताओं का कहना है कि इस मामले में पार्टी की तरफ से हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी गई है और इस याचिका के जो लगाई गई है इस पर 10 जून को सुनवाई होनी है। इसीलिए जब तक कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होती उस वक्त सीआईडी उस वक्त तक अभिषेक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, ऐसा मान रही है टीएमसी और यही मान करके टीएमसी चल रही है। आखिर सीआईडी अभिषेक बनर्जी को बार बार समन क्यों भेज रही है, सवाल यह भी है। दरअसल अभिषेक पर टीएमसी विधायकों के फर्जी दस्तखत करवाने का आरोप है। शोभन देव चटर्जी को विधानसभा में नेता विपक्ष चुने जाने के फैसले की जानकारी विधानसभा स्पीकर को देने के लिए यह खत लिखा गया, लेकिन टीएमसी के ही 2 विधायकों ने कहा कि उन्होंने कई विधायकों के दस्तखत उस लेटर पर अभिषेक बनर्जी ने फर्जी करवाए हैं। इस खुलासे के बाद ममता बनर्जी ने ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन ऋतव्रत ने टीएमसी तोड़ दी। टीएमसी के 80 में से 58 विधायकों ने उन्हें अपना नेता मान लिया। अब इसके बाद विधानसभा स्पीकर ने ऋतव्रत को टीएमसी विधायक दल के नेता के रूप में मान्यता दे दी है और अभिषेक सीआईडी के सवालों से फिलहाल बचते हुए नजर आ रहे हैं। उधर अभिषेक को सीआईडी के समन मिले जा रहे हैं। तीसरा समन भी मिल चुका है। उनके करीबी और खुद को पुष्पा कहने वाले जहांगीर खान पर पुलिस का शिकंजा कस चुका है। एसटीएफ ने कल जहांगीर खान को नेपाल बॉर्डर से अरेस्ट किया, जिसके बाद उसे कोलकाता लाया गया है। और आज डायमंड हार्बर के कोर्ट में जहांगीर खान को पेश किया जाना है। जहांगीर जिस फाल्ता के दबंग नेता थे उसी फाल्ता की पुलिस थाने में उसके खिलाफ 7 एफआईआर है। जहांगीर पर जबरन वसूली, धमकी, राजनीतिक हिंसा का आरोप है। इस मामले में कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने के बाद वो फरार था। कल जहांगीर खान ने अपने एक साथी को कॉल की और जिस साथी को फ़ोन किया उसका फ़ोन सर्विलांस पर था। इसकी वजह से पुलिस को जहांगीर की लोकेशन का पता चल गया और जहांगीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब जहांगीर खान की गिरफ्तारी की खबर मिलने के बाद लोगों ने फौल्ता में उसके दफ्तर में तोड़फोड़ की है और जिस तरह से जब री इलेक्शंस हो रहे थे फौल्ता में, वहां से अपने नाम को हटाने की बात की थी, ऐलान किया था यहां पर जहांगीर खान ने, और आखिरकार वो लापता था, लेकिन फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है जो नेपाल भागने की फिराक में था। अब कोई कह रहा है कि खान सर फरार हैं तो कोई कह रहा है कि वो लापता है। तो 2 जून की रात कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग के मामले में उनकी मुसीबत बढ़ा दी है। लेकिन आज सुबह सुबह एक बड़ी राहत भरी खबर उनके लिए आई। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है, कोचिंग फायरिंग के मामले में खान सर को बड़ी राहत मिल गई है। पटना की जिला अदालत ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बेल की सुनवाई के दौरान खान सर को प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट से यह राहत मिली। खान सर अब किसी भी वक्त सामने आ सकते हैं। उधर कोचिंग सेंटर पर सीलिंग की तलवार लटक रही है। फायर डिपार्टमेंट ने खान सर की कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी से जुड़ी खामियां पाई, जिन्हें जल्द दूर करने के लिए उनसे कहा गया है। 2 जून की रात करीब 10 बजे पटना में बवाल हुआ था जब खान सर ने कोचिंग सेंटर पर पथराव और तोड़फोड़ का आरोप लगाया था। पास के ही ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के मालिक रोशन सर पर केस दर्ज हुआ था। रोशन सर जेल में है, लेकिन बाद में काउंटर एफआईआर हुई जिसमें खान सर पर आरोप लगाया गया कि उनके गार्ड्स ने फायरिंग की। इसी को लेकर के खान सर पर केस दर्ज हुआ था। फिलहाल उन्हें इसी केस में अदालत से राहत मिल गई है और उनकी गिरफ्तारी पर अदालत की तरफ से रोक लगा दी गई है। और फिलहाल खान सर को तो राहत मिल चुकी है, लेकिन रोशन सर का क्या होगा ये कुछ देर बाद पता चल जाएगा कि उनकी जमानत पर सुनवाई कल पूरी हो चुकी है, लेकिन खान सर को बड़ी राहत मिल चुकी है। गिरफ्तारी पर रोक लगी है। ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर से विवाद के बाद पटना में कोचिंग सेंटर के बाहर बवाल हुआ था। खान सर ने केस दर्ज करवाया था, जिसके बाद रोशन सर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में रोशन सर की तरफ से भी एफआईआर दर्ज करके खान सर के ऊपर आरोप लगाए गए। फिलहाल इसी केस में उन्हें अंतरिम राहत दी गई है। फैसला हुआ है कि इनको इंटरिम प्रोटेक्शन बाय द लर्नेड प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के द्वारा दे दिया गया है। बेल ही पर बहस हुआ, इसलिए इंटरिम मिला है उनको।
इंटरिम प्रोटेक्शन बेल, एंटीसिपेटरी बेल में ही इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है। अरेस्टिंग स्टे हो गई है। अब वो जहाँ चाहे फ्री हैं, घूम सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। इसका मतलब होता है अरेस्टिंग स्टे। द पुलिस कैनॉट अरेस्ट द पर्सन। तो अब वो खुल के बाहर भी आ सकते हैं? एकदम एकदम आएंगे ही आएंगे। सर को एक तरफ राहत मिली है तो एक नया विवाद भी सामने आ गया। उनके कुछ पुराने सहयोगियों ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। उनके चाचा ने भी बड़ा आरोप लगाते हुए खान सर को नटवर लाल कह दिया। ये पूरा मामला क्या आपको वो बताते हैं। खान सर के कुछ दोस्त उन्हें नटवर लाल कहकर बुलाते हैं। उनके चाचा इमरान अहमद का भी एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने नटवर लाल कहा। खान सर पर अपने दोस्त की कोचिंग हड़पने का आरोप है। कुछ दोस्त कहते हैं कि खान सर जिस कोचिंग में पढ़ाते थे उसी कोचिंग को उन्होंने हथिया लिया। मकान मालिक से मिलीभगत करके दोस्त को आउट कर दिया और अपना कोचिंग सेंटर खोल लिया। बाद में वहां पर ब्लड डोनेशन सेंटर भी खोला। और हमारे साथ संवाददाता नीतीश जुड़ गए हैं। नीतीश, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? क्या अब खान सर सामने आएंगे? अब तो उनको गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। और दूसरा सवाल है कि आखिरकार जो ज्ञान बिंदु है उसके कोचिंग के जो रोशन आनंद है उनका क्या होगा? देखिए, निश्चित रूप से राहत मिली है खान सर को, चूंकि अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ही उनको एक तरह से इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है। हालांकि अग्रिम जमानत याचिका पर जो सुनवाई होगी वो 20 जून को होगी, तो 20 जून तक के लिए आप कह सकते हैं कि उनको राहत मिली है। दूसरी तरफ जो रोशन आनंद हैं, जो ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक हैं, उनकी जमानत याचिका, नियमित जमानत याचिका पर कल कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। आज किसी भी वक्त उनके संदर्भ में फैसला आ सकता है। जो ज्ञानबंदी कोचिंग के स्टाफ हैं, छात्र हैं, उनको उम्मीद है कि आज उनको राहत मिलेगी और जो रोशन आनंद है जमानत मिलने के बाद बाहर आएंगे। लेकिन अभी कोर्ट की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। हाँ, ये ज़रूर है कि खान सर को जब राहत मिली है तो जाहिर है खान सर के जो छात्र हैं वो काफ़ी खुश हैं, उत्साहित हैं। हालांकि अभी तक खान सर सामने नहीं आए हैं, इस बारे में अपनी बात उन्होंने कोई नहीं रखी है। और जाहिर है अब आगे जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो चलती रहेंगी। और दूसरी तरफ जो ज्ञान बिंदु कोचिंग के स्टाफ है उनको भी इंतज़ार है कि आखिर आगे अब क्या होता है। यदि उनको राहत नहीं मिलती है तो ज्ञान बिंदु कोचिंग का कहना है कि उनका जो प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है सड़कों पर उतरने का, वो आगे भी जारी रहेगा। नीतीश, ये और जो बातें हो रही हैं खान सर को लेकर के, उन पर तरह तरह के जो आरोप लग रहे हैं, क्या इनका भी इस केस पर कोई असर पड़ सकता है? देखिए, अभी तो चूंकि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें जो आरोप हैं उस संदर्भ में ही जाहिर है अभी कार्रवाई होगी। और उस मामले में ही अभी जब अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने याचिका दायर की थी उस दौरान ही उनको एक तरह से अंतरिम राहत मिली है, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। तो जाहिर है अब उनके लिए एक बड़ी राहत है। और इसके अलावा जो तमाम दूसरे आरोप हैं तो जाहिर है उनके जो पुराने सहयोगी हैं, चाहे वो कोचिंग संचालक हों, उनको करीब से जानने वालों हों, वो लगा रहे हैं। अब इसका पुलिस कार्रवाई से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो पुलिस ने कार्रवाई की थी, जो एफआईआर हुई थी, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इस दौरान उनको राहत मिल गई। कई लोग पुलिस की कार्रवाई पर चलिए इंतजार करते हैं, आने वाला वक्त तय करेंगे कि और इस मामले में क्या होता है। लेकिन जब वक्त खराब है तो बहुत सारी इस तरह की बातें भी हो रही। बहुत शुक्रिया नीतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। आग लगने की घटनाओं ने कई लोगों की जिंदगियां छीन ली। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, बिहार के बेगूसराय से। यहां चिल्ड्रन वार्ड में आग लग गई। सदर अस्पताल के बच्चों के वार्ड में आग लगने से हड़कंप मच गया। मीटिंग हॉल में आग लगी और तेजी से फैलने लगी, लेकिन स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड्स ने सूझबूझ दिखाई और खुद ही बाल्टी से पानी ला करके आग पर काबू पा लिया। हैरानी की ये बात है कि इतने बड़े अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड के हॉल में आग पर काबू पाने का कोई फायर इक्विपमेंट वहां मौजूद नहीं था। लेकिन आग लगने के बाद जो माता पिता, जो परिवार के लोग थे, वो अपने अपने बच्चों को लेकर इधर उधर भागने लगे। एक तरीके की अफरा तफरी मच गई। और आग लगने के बाद अस्पताल प्रशासन की पोल खुल गई है। ना तो आग पर काबू पाने के लिए कोई वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ था, मीटिंग हॉल में कोई फायर सिस्टम भी नहीं था। ऊपर से फायर ब्रिगेड भी जब तक पहुंचा तब तक अस्पताल के कर्मचारियों ने ही आग बुझाई थी। अब इससे प्रशासन पर गंभीर सवाल उठे हैं। वो प्रशासन जो दूसरे अस्पतालों और दफ्तर संस्थानों को फायर सेफ्टी ना होने पर नोटिस जारी करता है, उसी के तहत आने वाले अस्पताल का यह हाल है। ये हादसा जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, ये बेगूसराय के सदर अस्पताल का है, जहां चिल्ड्रन वार्ड के मीटिंग हॉल में ये आग पहले लगी, जिसके बाद आग फैलती गई। गनीमत ये रही कि वहां मौजूद लोगों ने, गार्ड्स ने, कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाई
और खुद आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर फायर ब्रिगेड वक्त पर क्यों नहीं पहुंच पाया? अस्पताल के अंदर आग बुझाने के लिए फायर सिस्टम क्यों नहीं मौजूद था, और मौजूद था भी तो वो काम क्यों नहीं कर रहा था? थे तब उधर हल्ला हुई, क्या तो आग लगी तब हम लोग बाहर निकले। आपका पेशेंट यहाँ पर? हाँ, मेरा बच्चा था। भर्ती थे? भर्ती है। तो किस वार्ड में भर्ती थे? चाइल्ड वार्ड, क्रिया वार्ड। उधर से सिस्टम दो क्या कि आग लगी है अंदर में, फिर उसके बाद हम बाहर चल गए बच्चे लोग। यहाँ पर कितने पेशेंट होगा उस समय? सब जितना थे सब बाहर भागे बच्चे लोग। जी ने कुछ नहीं। और पिछले दिनों मुजफ्फरपुर के अस्पताल में भी भीषण अग्निकांड हुआ। इसके अलावा दिल्ली के होटल में भी अग्निकांड में 21 लोगों से ज़्यादा की मौत हुई है। और इसके बाद अस्पताल और होटल्स के अंदर जो सुरक्षा के मानक है उसको लेकर सवाल उठे और कवायद शुरू हुई तो ठीक किया जाए। अब देखिए, ठीक इस बीच ही बेगूसराय के अस्पताल में आग बुझाने के सही इंतजाम ना होने को लेकर कितने सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन अस्पताल के डॉक्टर इस घटना को बहुत मामूली बता रहे हैं। वार्ड में शॉर्ट सर्किट से थोड़ा सा ये हो गया था, तो आग लगा, लोग के द्वारा बताया गया, तो उस पर जल्दी ही स्टाफ के द्वारा काबू कर लिया गया। स्थिति समान है, कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंट के साथ भी किसी तरह का कोई? उसमें पेशेंट था ही नहीं, इसलिए वो तो स्टोर रूम टाइप से यूज होता है, उसका सामान रखा हुआ था, तो उसमें कुछ नहीं हुआ। नुकसान भी कुछ नुकसान नहीं, एक कुर्सी का खाली गद्दा हल्का सा जला है। अस्पतालों पर एक तरीके की आफत आन पड़ी है, चाहे सरकारी हो या निजी अस्पताल। हम आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए आप, बेगूसराय की 8 जून की तस्वीर और 4 जून की तस्वीर जो है वो मुजफ्फरपुर की है। बेगूसराय में गार्ड्स ने और कर्मचारियों ने सूझबूझ दिखाई तो आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन मुजफ्फरपुर में 4 जून को आग लगी थी, वहाँ 7 लोगों की मौत हुई थी। अब हादसे के बाद अस्पताल के स्टाफ भाग खड़े हुए थे। यह हादसा आईसीयू में शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ। वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के अलीगढ़ से, जहां पुलिस ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लर्क हसमत हुसैन को गिरफ्तार किया है। हसमत पर हाई प्रोफाइल लोगों से रंगदारी मांगने का इल्जाम है। एमयू क्लर्क ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 2.5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। अब इसके लिए 8 अलग अलग लोगों को धमकी भरे लेटर लिखे गए। लेटर में धमकी दी गई थी कि अगर पैसे नहीं मिले तो तुम्हारे बच्चों और परिवार को जान से मार दिया जाएगा। मेरे लड़के तुम्हारे घर पर नजर रख रहे हैं। जिन लोगों को धमकी भरी चिट्ठी मिली उनमें से 2 लोगों को पुलिस ने शिकायत के बाद उस पर छानबीन शुरू की। जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो खुलासा हुआ कि आरोपी क्लर्क ने यूनिवर्सिटी रजिस्टर से हाई प्रोफाइल लोगों के नाम और पते लिए। ये सभी वो लोग थे जो कॉलेज के एलुमनाई एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, जिसके बाद इन्हें ये चिट्ठियां भेजी गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी क्लर्क हसमत बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के चक्कर में 80 लाख रुपए हार गया था और कर्ज की भरपाई के लिए उसने ये रंगदारी मांगने का प्लान किया। 8 लोगों की लिस्ट में शहर के फेमस डॉक्टर, नामी गिरामी ज्वेलर्स शामिल थे। इन सभी लोगों को दिल्ली के कनॉट प्लेस से पोस्ट ऑफिस से लेटर भेजा गया। एमयू क्लर्क ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर फिरौती की रकम बिटकॉइन क्यूआर कोड के जरिए मांगी। पुलिस को आरोपी के पास से एक फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुआ। एमयू क्लर्क जब भी अलीगढ़ से बाहर होटल में ठहरता था तो अपनी पहचान छिपाने के लिए इसी फर्जी आईडी का इस्तेमाल करता था। हमको एक व्यक्ति का पता चला जो कि अलीगढ़ का ही रहने वाला है, एएमयू में कार्यरत है, लोअर डिवीजन क्लर्क है। इसके पहले हमको जो दिल्ली का पोस्ट ऑफिस है जहाँ से लेटर पोस्ट हुए थे वहाँ से जानकारी की तो पता चला कि 3 तारीख को ये 2 लेटर पोस्ट हुए थे, तो टोटल 8 लेटर पोस्ट हुए थे। तो जहाँ ये लेटर पोस्ट हुए थे उनसे जब बात की गई तो पता चला कि 8 के 8 एएमयू से संबंधित हैं। तो सभी से संपर्क किया गया, पता चला कि सभी को ये एक्सटॉर्शन का लेटर मिला हुआ है, सभी 8 लोगों। तो इसको पुलिस ने हिरासत में लिया। इसका नाम हसमत हुसैन है। इसमें टोटल डिमांड 2.5 करोड़ के आसपास की थी 8 लोगों से, और इसमें धमकी दी गई थी कि अगर आपने ये पैसे 7-8 जून तक पोस्ट नहीं किए, पैसे नहीं दिए, ट्रांसफर नहीं किए, तो आपके घर वालों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इनके लड़के घर वालों पे नजर रखे हुए। तो रंगदारी का एक
अलग ही तरह का मामला। विशाल प्रताप सिंह इस पर और ज्यादा डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, इस मामले की पड़ताल कहां तक पहुंची है? क्या सिर्फ 6 ही लोग थे या इस लिस्ट में कुछ और नाम भी सामने आ रहे हैं जिनको इस तरह का लेटर भेजा गया? देखिए हुसैन, इस पूरे मामले में जो अलीगढ़ की पुलिस है उसका ये कहना है कि उसको शक शुरुआती इसी बात से हो जाता था जब उसको ये पता लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गिरोह के ऊपर यह आरोप लगा है कि उत्तर प्रदेश में लोगों को एक्सटॉर्शन यानी कि जो रंगदारी है उसके लिए बाकायदा लेटर भेजे गए हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन्वॉल्वमेंट फिलहाल सामने नहीं आया था। एक मामला जरूर दिशा पाटनी के घर पर बरेली में फायरिंग का आया था, जिसके बाद यूपीएसटीएफ ने लॉरेंस गिरोह के जो लड़के थे उनको मार गिराया था मुठभेड़ में। उसके बाद से या उससे पहले कभी भी लॉरेंस गिरोह का किसी भी तरीके की एक्टिविटी उत्तर प्रदेश में सामने नहीं आई थी। और इस पूरे मामले में जो पता लगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले जो एलुमनाई हैं, यानी कि जो पढ़ चुके छात्र हैं, जो हाई प्रोफाइल हैं, अच्छी जगहों पर काम कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उन सभी को एक जैसी मोटिस ऑपरेंडाई के जरिए लेटर भेजे गए हैं, जिसके बाद पुलिस को शक होता है, इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है तो पता लगता है कि कोई और नहीं बल्कि एएमयू का एक मामूली सा क्लर्क इस पूरे मामले में लोगों को लेटर भेज रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमका करके लोगों से पैसे वसूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि अपनी मंसूबों में कामयाब होता पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी मिल चुकी है। पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट इस बात को कर रही है कि क्या सिर्फ इन्हीं 8 लोगों को इस तरीके की चिट्ठी भेजी गई थी और रंगदारी मांगने की कोशिश की गई थी, या गिरोह इससे पहले भी कुछ लोगों को टारगेट कर चुका था लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के नाम पर। तो इसीलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलावा जो अलीगढ़ का पूरा परिक्षेत्र है उस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि इस पूरे मामले में असमत की जो असलियत है वो पुलिस तक पहुंच सके। लेकिन ये बड़ा गिरोह इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो रहा था, लोगों को कुल मिलाकर के ठगने का काम कर रहा था, डरा के धमका करके रंगदारी मांगने का काम कर रहा था। तो इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता लगी है और इस तरीके की चिट्ठियों को भेजने वाले फिलहाल असमत को पुलिस ने हिरासत में लेकर के न सिर्फ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है, बल्कि कहीं इन लोगों ने किसी को ठगा तो नहीं रंगदारी के नाम पर, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है अलीगढ़ पुलिस द्वारा। हुसैन, अब जिस तरह से आपने बताया कि पुलिस ने तो यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि जिस तरह से तफ्तीश करके आखिरकार इस पूरे जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक काला धंधा चलाने की कोशिश की जा रही थी रंगदारी की, उसको बेनकाब कर दिया। लेकिन एक और बड़ी खबर सीतापुर से आ रही है उत्तर प्रदेश की, उसके बारे में आपको बताते हैं। प्रशासन ने एक बड़ा एक्शन लिया है। सीतापुर में समाजवादी पार्टी ऑफिस को खाली करने का आदेश दिया गया है। 15 दिन में एसपी ऑफिस को खाली करने के लिए नोटिस दे दिया गया। प्रशासन का कहना है कि समाजवादी पार्टी का दफ्तर नजूल की जमीन पर बना है, तो उधर एक मदरसे को भी खाली करने का आदेश दिया गया है। अब सीतापुर की खबर है, जहां पर तालाब की जमीन पर यह बनाया गया था। मदरसे का नाम जामिया अब्दुल्लाह बिन मसूद है। अधिकारियों ने समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर नोटिस चिपका दिया है और कहा है कि 15 दिनों के अंदर इसे खाली कर दें। ये प्रशासनिक भवन यहां पर बनेगा क्योंकि ये ऑफिस सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बनाया गया है। तो दूसरी तरफ मदरसा कमेटी को भी खाली करने के लिए मदरसा कहा गया है। इतना ही नहीं, अपील करता शहबान पर 10.5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। दोनों मामले सीतापुर के हैं। तीन लोगों को नोटिस दिया गया है। इसमें एक राजनीतिक दल को हम लोग ने नोटिस दिया और साथ में अन्य 2 लोग को भी हम लोग ने नोटिस दिया। जो राजनीतिक दल है उनका हमने लगातार सुनवाई भी की और ओरल बहस भी सुना है और लिखित बहस भी इन लोगों ने दिया है। उसके क्रम पे जिलाधिकारी न्यायालय से तो कब्जा नेक्स्ट 15 दिन में कब्जा मुक्त करके मतलब हैंड ओवर करने के लिए दिया। यदि खाली नहीं करेंगे तो फिर भू राजस्व के माध्यम से इसका वसूली की जाएगी। और विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, सीतापुर के बारे में क्या जानकारी आपको और मिल रही है कि किस तरह से इतने दिनों तक एक सरकारी ज़मीन पर इस तरह से इमारतें बना दी जाती हैं और कोई इसकी सुध नहीं लेता, जब सरकार बदलती है तो फिर चीज़ें एक एक करके निकल के सामने आ रही हैं? देखिए अमित, इस पूरे मामले में पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लिया जाए तो पूर्वांचल से लेकर के पश्चिम तक इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार का जो स्टैंड है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत ज़्यादा साफ है। यही वजह है कि जो नजूल की ज़मीन है यानी कि सरकारी ज़मीन है उस पर किसी भी तरीके के अतिक्रमण किया गया है, उसको पूरी तरीके से अपने कब्जे में लिया गया है, तो सरकार न सिर्फ उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर रही है, तहसीलदार लेखपाल की रिपोर्ट ले रही है, बल्कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत सीतापुर जनपद में समाजवादी पार्टी
पार्टी का जो जिले का कार्यालय था वो भी सरकारी ज़मीन पर बना हुआ था, उस पर कल फिलहाल प्रशासन की लोग पहुंचे हैं, मुनादी करवाई गई है, नोटिस चस्पा की गई है और 15 दिन का वक्त दिया गया है समाजवादी पार्टी के लोकल लोगों को कि वो इस कार्यालय को कहीं और शिफ्ट कर लें, क्योंकि ये नजूल की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है और सरकार इस पर जो विकास के भवन होता है वो बनाएगी। इसके अलावा सीतापुर जनपद में ही अगर बात कर लिया जाए अमित, तो वहाँ पर एक मदरसे को भी इसी तरीके का नोटिस दिया गया है, क्योंकि वो मदरसा भी बहुत लंबे समय से सरकारी ज़मीन पर संचालित हो रहा था, पूरा केस चल रहा था और जब केस का इस पूरे मामले में नतीजा सामने आया है तो पता ये चला है कि सरकारी ज़मीन पर, नजूल की ज़मीन पर वर्षों से कब्जा करके न सिर्फ मदरसा चल रहा था बल्कि एक राजनीतिक दल का मुख्यालय भी चल रहा था। तो इसीलिए इस पूरे मामले में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई करते हुए 15 दिन का वक्त दिया। जाहिर सी बात है कि बिना किसी जो जिला प्रशासन है भेदभाव के जो भी सरकारी जमीनें कब्जा करके सालों से रखी गई है उसको मुक्त कराना जरूरी है, क्योंकि उसका इस्तेमाल पब्लिक के लिए किया जाता है। और आगे ये भी ध्यान रखने की जरूरत हो जाती है कि आने वाले वक्त में इस तरह से कोई अवैध कब्जा कर भी ना पाए, तभी आने वाली पीढ़ी के लिए ये सबसे अच्छा मिसाल पेश होगा। धन्यवाद आपका। और अब खबर यूपी के शामली से है, जहां धर्मांतरण के मामले में मोहम्मद अली बने आयुष मलिक का कबूलनामा सामने आया। दवा कारोबारी के बेटे आयुष ने कहा कि धर्मांतरण के लिए उसके ऊपर किसी ने कोई दबाव नहीं बनाया। आयुष मलिक ने बताया कि डॉक्यूमेंट्स में आज भी उसका नाम आयुष है, लेकिन उसने इस्लाम अपनाकर खुद का नाम मोहम्मद अली रख लिया है। आयुष के पिता ने जहां चांदनी कुरैशी के परिवार पर ब्लैकमेल कर धर्मांतरण करवाने का आरोप लगाया, वहीं आयुष ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। आयुष ने कहा है कि उनके पिता पर सोसाइटी का प्रेशर है, इसलिए उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, नहीं तो उन्होंने अपने ही हिसाब से, यानी कि खुद ही उन्होंने ये तय किया है कि वो इस्लाम कबूल करेंगे। आयुष ने जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी से 4 साल पहले निकाह की बात कबूल की है। आयुष ने कहा है कि उसने चांदनी के साथ दिल्ली की मस्जिद में निकाह किया है। मोहम्मद अली बने आयुष ने कहा कि मैं अपनी खुद की मर्जी से हिंदू से मुसलमान हुआ और करीब 2013 से मुस्लिम रीति रिवाज अपनाना शुरू किया। आयुष ने कहा कि मैं अब मुस्लिम धर्म नहीं छोड़ूंगा, इस्लाम नहीं छोड़ूंगा, दोनों ही परिवार मेरे अपने हैं। मुसलमान बन गया सर, जब आप मुसलमान बन गए तो वापसी का क्या है? वापसी की बात है कि भाई हिंदू बन जाओ आदमी, तो आप मुसलमान बने ही नहीं थे, मुसलमान बन गया। पता नहीं उन्होंने किस तरह का प्रेशर उनके ऊपर रहा, लोगों का रहा, माहौल का रहा, परिवार का रहा, कम्युनिटीज़ का रहा, तो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। मेरा एक परिवार जहाँ में पैदा हुआ साथ में है, वो सोशल प्रेशर में है। एक परिवार मेरा जिससे मेरा निकाह हुआ, उन पर सब पे एफआईआर दर्ज है, जेल में आज। ये सही बात थोड़ा है सर, पर जेल नमाज मुझे पढ़ी, कुछ भी आपको मन लगे ना लगे नमाज पढ़नी है। कुछ भी बात है, कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नमाज आपको पढ़नी है, नमाज पढ़ जाए आपको पढ़नी पड़ेगी। खत्म धर्म में बट मैं रिस्पेक्ट दैट, अच्छा धर्म है, मैं कोई शिकायत नहीं करता, वो अपने उसमें कर रहे। बस मेरा धीरे धीरे रुझान इस तरफ रहा, जैसे मैं मूर्ति पूजा नहीं करता था, कुछ और सारी चीज़ें थी, धीरे धीरे करके जाना सीखा इस्लाम को, फिर मानने लगा, पहचानने लगा, जुड़ने लगा, फिर अपनाया। आयुष के पिता देवराज मलिक शामली के एक बड़े दवा कारोबारी हैं। उनकी करोड़ों की संपत्ति है। देवराज मलिक ने जिम ट्रेनर और उसके परिवार के 6 सदस्यों और 3 मौलवियों पर जबरन धर्म परिवर्तन करवाने और अवैध वसूली के एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने चांदनी और उसके पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां पर दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन से जुड़ा नया अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। वाराणसी की दाल मंडी से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। दाल मंडी में नया अल्टीमेटम जारी करके क्या कहा गया है वो भी आपको बता देते हैं। 11 जून को 16 और मकानों को ध्वस्त किया जाएगा। मुनादी करवाकर दाल मंडी के लोगों को यह जानकारी दी गई है। चौक थाने से लेकर लंगड़ा हाफिज मस्जिद तक ये कार्रवाई होनी है, जिसका अनाउंसमेंट करवाकर इन मकानों को खाली करने के लिए कहा गया। और आप सुने, ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है। थोड़ा बगल हो जाइए, आप लोग थोड़ा बगल हो जाइए आप लोग। सी के 42/11, सी के 42/9, सी के 42/7, सी के 69/28, सी के बगल हो जाइए आप लोग। थोड़ा बगल हो जाइए। 182 ए, सी के 42/11, सी के 42/9, सी के 42/7, सी के 69/28, सी के 67/5, 6, 7, सी के 67/21, 21 ए, डी 50/214, 215, सी के 42/97-1-3, सी के 43/168, 169, सी के 43/146, सी के 42/93,
92, सी के 42/91। इन भवनों का ध्वस्तीकरण दिनांक 11/6/2026 को किया जाना है, अतः भवन को अतिशीघ्र खाली कर दें। और अभी अभी में अब खबर अहमदाबाद से है, जहां एक मर्डर केस की जांच के दौरान नकली नोट बनाने के षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। अहमदाबाद पुलिस की जांच में सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि मृतक और उसके हत्यारे साथ मिलकर नकली नोट छापने का धंधा चला रहे थे। और अहमदाबाद पुलिस ने इमरान शबीर सिंघा नाम के शख्स की हत्या की जांच की है। और जांच के सिलसिले में जब पुलिस इमरान के घर पहुंची तो वहां पर नकली नोट बनाने का सामान मिला। जांच में पता चला कि आरोपियों ने मृतक इमरान सिंघा के साथ मिलकर लगभग 60 लाख की नकली करेंसी तैयार कर रखी थी। बाद में आरोपियों ने इमरान सिंघा की हत्या करने के बाद लगभग 30 लाख की नकली रकम, नकली नोट बनाने वाला कलर प्रिंटर, लैपटॉप तथा दूसरे सामान छिपा दिए थे। अब पुलिस ने इस केस में इमरान को ही मुख्य आरोपी बनाया है। 27 मई को अहमदाबाद के वटवा पुलिस स्टेशन में इमरान सिंधा नाम के एक आदमी के मर्डर की सूचना मिलती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए सतेज रो हाउस में जाती है और वहाँ पे इमरान सिंधा की लाश जो है उसको रिकवर किया जाता है। तब तक पुलिस को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। दूसरे दिन जब पुलिस उसके घर पंचनामे के लिए जाती है, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं, तब जाके पुलिस को वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे पुलिस के मन में डाउट पैदा होता है। पहली ये कि वहाँ पे कोई आरोपी तो मिलता नहीं, आरोपी सारे भाग चुके होते हैं, लेकिन ये जले हुए नोट कुछ मिलते हैं वहाँ पे। और उसके बाद जब पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो उन्हें वहीं पे डस्टबिन में आसपास इस तरह के कुछ कटे हुए स्पेसिमेन मिलते हैं। ये वो सिक्योरिटी स्ट्रिप है जो भारतीय मुद्राओं में लगाई गई होती है। और इसके साथ साथ पुलिस को मिलते हैं कुछ इस तरह के सफ़ेद कागज़। ये सफ़ेद कागज़ वैसे देखने में बहुत ऑर्डिनरी हैं, इसमें कोई ऐसी सिक्योरिटी स्ट्रिप वगैरह भी नहीं लगी। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है, क्योंकि ये सब चीज़ें मिलने के बाद पुलिस के मन में एक डाउट पैदा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा था, क्या कोई करेंसी फर्जी करेंसी नोट्स का बिजनेस चल रहा था, क्या चल रहा था। और जो मृतक होता है इमरान सिंधा, उसके बारे में भी पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि उसके ऊपर ऑलरेडी फर्जी करेंसी के 2 केस पहले सूरत और गोधरा में दर्ज हो चुके थे। पुलिस के मन में एक कॉन्क्रीट डाउट खड़ा होता है और उसके बाद फिर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है तो इन आरोपियों को पकड़ने का सिलसिला शुरू होता है। और जब आरोपी पकड़े जाते हैं, आगरा के पास से 3 मुख्य आरोपी जब पकड़े जाते हैं तो उनके पास से पुलिस को ये फर्जी नोट मिलते हैं। उनकी पॉकेट्स में ये नोट जो हैं ये रखे हुए होते हैं, ये और दूसरे के पास से ये नोट मिलते हैं। करीब 11,000 की करेंसी है ये फर्जी। और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो एक आरोपी के घर से, जो कि उसने राजस्थान में कहीं छुपा के रखे हुए होते हैं, वहाँ से ये सारे नोट जो है बरामद है। करीब 28 लाख से ज़्यादा के ये फर्जी नोट हैं। और फिर जब पूरा इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाता है तब पता चलता है कि ये पिछले मार्च से, यानी मार्च 2026 से जो है इसी सतेज रो हाउस में इमरान सिंधा नाम का जो ये आरोपी है, इसने दोबारा फर्जी नोटों का बिजनेस शुरू कर दिया था। और ये जो तमाम लड़के थे जो उसके साथ काम कर रहे थे, ये उसे इस फर्जी नोट बनाने के बिजनेस में मदद करते थे। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से वो ये बिजनेस इसने शुरू किया था। करीब 60 लाख रुपए की फर्जी करेंसी उसने तैयार की थी। और अब खबर यूपी में जारी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई 3 दिन तक चलने वाली इस एग्जाम का आज दूसरा दिन है। कुल 32,679 पद के लिए करीब 29 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। राज्य के 75 जिलों में 1,183 सेंटर्स पर यह इम्तिहान हो रहा है। इसके लिए शहर हर एग्जामिनेशन सेंटर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। एग्जाम सेंटर के बाहर पुलिस तैनात है तो एसटीएफ नकल माफिया पर भी नजर बनाए हुए हैं। यूपी के सीएम योगी ने परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि एडमिट कार्ड दिखाने पर छात्रों को यूपी रोडवेज की बसों में आधे कीमत पर सफर करने के लिए मौका मिलेगा, यानी टिकट के आधे दाम लगेंगे। तो 3 दिन तक चलने वाली परीक्षा के लिए हर दिन 2 पाली में एग्जाम है। पहली पाली सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक है, वहीं दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच है। और हर पाली में करीब 4,90,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। और अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन पर होल्डिंग एरिया भी बनाया गया ताकि इतनी बड़ी तादाद में, चूंकि 29 लाख
लोगों ने अप्लाई किया है इस पद के लिए। तो जाहिर है एक बहुत बड़ा मूवमेंट इस वक्त पूरे यूपी में चल रहा है। हर एक ज़िले में जितने एग्जामिनेशन सेंटर्स है, अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर ये है कि उन्हें सफ़र करने के लिए टिकट का अब आधा पैसा खर्च करना है कम से कम इस पीरियड में। अगर वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अपना एडमिट कार्ड दिखा करके वो टिकट के हाफ पैसे पर ही टिकट हासिल कर सकते हैं। और हॉर्मुज़ तनाव के बीच ओमान के पास तेल टैंकर पर बड़ा हमला हुआ है। समुद्र के बीचों बीच तेल टैंकर पर हमला किया गया। हमले के वक्त टैंकर में 24 भारतीय क्रू मेंबर्स सवार थे। ओमान एयरफोर्स ने सभी भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया है। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिकी सेना के मुताबिक टैंकर पर पलाऊ देश का झंडा लगा था। वो ओमान की खाड़ी में इंटरनेशनल वाटर्स से होते हुए ईरान की ओर आगे जा रहा था। तभी उसे निशाना बनाया गया और उसे रोका गया। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जिस वक्त ये हमला हुआ था टैंकर के ऊपर, उस वक्त इस पर करीब 24 भारतीय क्रू मेंबर्स मौजूद थे। और इसके ब्रिज, जिसे कंट्रोल टावर कहा जाता है, तो ब्रिज के ऊपर हमला हुआ तो आग लग गई, जिसके बाद वहां पर ओमान एयरफोर्स की ओर से या फिर ओमान फोर्सेस की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और 24 यहां पर जो मौजूद थे भारतीय क्रू मेंबर्स, उनको एयरलिफ्ट करके बचा लिया गया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से ये ओमान की फोर्सेस ने यहाँ पर 24 भारतीय क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया है। ये एक तेल टैंकर था जो ईरान की ओर जा रहा था, तो ओमान की खाड़ी, यानी कि ओमान की खाड़ी और हॉर्मुज़ से ठीक पहले ये मौजूद था, जहां पर बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना की ओर से भी लगातार जो वहां पर घेराबंदी करके रखी गई है, वहां से भी किसी भी जहाज को गुजरने की इजाज़त नहीं है। और ठीक उसी तरह से जिस तरह से ईरान भी किसी भी जहाज को हॉर्मुज़ से निकलने नहीं देता है, तो दोनों तरफ से गतिरोध की वजह से आजकल टैंकर्स के ऊपर ये बड़ी आफत आन पड़ी है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास अमेरिकी सेना का एक अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। हेलीकॉप्टर में सवार 2 पायलटों को सुरक्षित बचा लिया गया। अभी ये साफ नहीं हो पाया कि अपाचे को ईरानी हमले में मार गिराया गया या फिर ये किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से क्रैश हुआ है। लेकिन हॉर्मुज़ में तनाव के बीच अचानक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। तो एक अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका का हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास क्रैश हुआ है। अभी पूरी डिटेल आनी बाकी है कि यह किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से क्रैश हुआ या फिर ईरानी हमले का शिकार हो गया। अब ईरान इजराइल जंग से जुड़ी इस वक्त की और बड़ी खबर आपको बता दें। ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप ने नेतन्याहू को बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा कि अगर वो ईरान पर हमला नहीं रोका तो अलग थलग पड़ जाएगा, अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। 60 दिन के सीजफायर के बाद ईरान और इजराइल की ओर से एक दूसरे पर एक बार फिर से हमले शुरू हुए थे, जिससे ट्रंप नाराज थे। फिलहाल ट्रंप की धमकी के बाद दोनों देशों ने हमले रोक दिए हैं। ईरान ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इजराइल ने लेबनान पर फिर हमला किया तो इस बार भयानक हमला किया जाएगा। नेतन्याहू कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने गुस्ताखी की तो फिर अटैक करेंगे और ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता काफी हद तक हो चुका है और जून के आखिर तक डील फाइनल हो जाएगी। लेकिन नेतन्याहू एक ही बात पर अड़े हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होना चाहिए। Overnight, Israel carried out a historic first blow to prevent a nuclear attack on Israel. I reiterate my commitment. Iran will not have nuclear weapon. In the same determination, we acted also against. अगली खबर का रुख करते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों ने खूनी खेल खेला। पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिसमें 27 लोगों की मौत हुई। 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इस घटना के बाद पीओके में तनाव काफी बढ़ गया है। पीओके में प्रदर्शन की अगुवाई करने वाली ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आरोप लगाया है कि सुरक्षा बलों ने रावलकोट में एक अंतिम संस्कार में जमा हुए लोगों पर फायरिंग की। रावलकोट के कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर शाहजेब की अंतिम संस्कार के लिए प्रार्थना के लिए लोग पहुंचे थे। इस दौरान लोग पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। तभी सुरक्षा बलों ने गोलीबारी कर दी। कमेटी का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने मारे गए प्रदर्शनकारियों के शवों को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आज बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। उससे पहले सेना ने 27 लोगों को गोली मार दी।
खबर यह भी है कि एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी हो गया है, क्योंकि शौकत नवाज ने शहबाज सरकार के खिलाफ आज बड़े प्रदर्शन की कॉल दी है। और बुनियादी हुकूक की बात कर रहे हैं, उसके जवाब में तुम हमें गोलियां मार रहे हो।